अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter number 17 of Biology of class 9. I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your chapter number 17 of your book. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. तो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कार्बन साइकिल के ऊपर, जो हमारे इकोसिस्टम के अंदर एक तरह से प्रोसेस में या रोटेशन में होती है। तो इसका इंट्रोडक्शन और इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह के बारे में हम डिस्कस करें इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम में हमारी कितनी ज़रूरी है ये कार्बन साइकिल, और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जहाँ से ये स्टार्ट होती है और कहाँ पे आके ये एंड होके फिर दोबारा उसी साइकिल अब से स्टार्ट होती है। सो कार्बन इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम। कार्बन जो है इस अर्थ सिस्टम का नहायत ही ज़रूरी हिस्सा है। इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर ऑन अर्थ एंड अ की एलिमेंट इन सेटिंग अर्थ टेम्परेचर। जितने ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितने ऑर्गेनिक मैटर हैं इस अर्थ के अंदर, इस अर्थ के ऊपर, इस अर्थ के नीचे, जहाँ भी मौजूद हैं, वो कार्बन के बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर ही बने हैं। हमारे डीएनए से लेकर हमारे डीएनए में भी कार्बन का एक बहुत अहम रोल है, और हमारी दूसरी प्रोडक्ट्स में भी, यानी कि लिविंग से लेकर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन का नहायत ही अहम किरदार है। Carbon moves from the atmosphere to the land, ocean and life through biological, chemical and geological and physical processes in a cycle called the carbon cycle. कार्बन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो बायोलॉजिकली तौर पे, यानी कि एक ज़िंदा इंसान से दूसरा ज़िंदा इंसान के ज़रिए, केमिकली तौर पर, जियोलॉजिकली मतलब इलाकाई या किसी ख़ास मिनरल के तौर पे, एंड फिज़िकल और ज़ाहरी तौर पे भी जो है वो इस एटमॉस्फेयर में रोटेट करता है, जो कि हमारे पास कार्बन साइकिल कहलाता है। बिकॉज ऑफ सम कार्बन गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज, चेंजेस इन द कार्बन साइकिल दैट पुट मोर कार्बन इन द एटमॉस्फेयर ऑल्सो वार्म अर्थ क्लाइमेट। बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह मौजूद हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन को मज़ीद ऐड कर रही हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का एडिशन होता है तो उसकी वजह से हमारा जो अर्थ का क्लाइमेट है वो ज़रूरत से ज़्यादा, उसका टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो ज़रूरत से ज़्यादा नहायत ही कम हो जाता है। तो कार्बन की अहमियत का अंदाज़ा आप इस चीज़ से अच्छी तरह लगा सकते हैं कि इसके ज़्यादा या कम होने से हमारे अर्थ के टेम्परेचर, उसके क्लाइमेट पे नहायत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। द कार्बन साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट इन इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के लिए नहायत ही ज़रूरी है, बिकॉज इट मूव्स a life sustaining element from the atmosphere and oceans into organism and back again to the atmosphere and oceans। क्योंकि ये एक लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है, एक ज़िंदगी बरकरार रखने का एक एलिमेंट है, और ये जो है
हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल है या हमारे समंदर से शुरू होता है, हमारे ऑर्गेनिज्म यानी कि हम जानदारों में जाता है, और एक प्रोसेस के ज़रिए फिर वापसी जो है इसी माहौल को, इसी एटमॉस्फेयर को या इसी हमारे साहिल समंदर को, हमारे ओशन को वापसी मिल जाता है। Scientists are currently looking into the ways which human can use other non-carbon containing fuels for energy। जैसे कि जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे नेचर में कार्बन का यूज़ बढ़ रहा है और उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट पे नहायत ही एक बैड इम्पैक्ट आ रहा है, तो अब साइंटिस्ट इस बारे में ये सोच रहे हैं कि अब कोई ऐसी ऑल्टरनेट चीज़ें मार्केट में या इस तरह की चीज़ें इन्वेंट की जाएं जिसके अंदर कार्बन का यूज़ कम से कम हो, या कार्बन फ्यूल जो है वो नहायत ही कम तौर पे इस्तेमाल हो। हमने ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि कई जगहों पे इलेक्ट्रिकल यूजेस अप्लाइंसेस आ गए हैं, वो जो कि पहले किसी फ्यूल पर चलते थे, और लेकिन अब वो जो है वो इलेक्ट्रिकल बेस पर कन्वर्ट हो गए हैं। जैसे कि हमारे मुख्तलिफ कार्स हैं, हमारे जनरेटर्स वगैरह हैं, ये सब जो हैं पहले जो हैं ये एक कार्बन या ऑर्गेनिक बेस फ्यूल पर चलते थे, जिसकी वजह से एक बहुत अमाउंट ऑफ कार्बन हमारी एयर के अंदर ज़रूर से ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होता था। तो अब इसका ऑल्टरनेट जो है वो हम ढूंढ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब गामजन है। द एलिमेंट कार्बन इज़ अ पार्ट ऑफ द सी वाटर। ये एक नहायत ही ज़रूरी और एक अहम हिस्सा है हमारे सी वाटर का। द एटमॉस्फेयर, हमारे माहौल का। रॉक्स सच एज लाइमस्टोन एंड कोल सॉइल्स, और ये किस शक्ल में होता है? पत्थर की शक्ल में, हमारे लाइमस्टोन यानी कि चूने की शक्ल में, कोयले की शक्ल में, हमारी मिट्टी में, एज वेल एज लिविंग थिंग्स, और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिंदा चीज़ों में भी। ऑन अवर डायनामिक प्लानट, और हमारे चलते फिरते और ज़िंदगी एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए इस प्लैनेट के ऊपर, कार्बन इज एबल टू मूव फ्रॉम वन ऑफ दीज रिलमेज टू अनदर एज अ पार्ट ऑफ कार्बन साइकिल। और इसी तरह ये घूमता हुआ जो है वो ये कार्बन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता रहता है, चाहे वो जानदार हो, चाहे वो बेजान हो, या नॉन लिविंग थिंग हो। फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन एंड कंबशन आर द मेन स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल। ये जो हमारे 4 स्टेप्स हैं जिसमें हमारा फर्स्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद फिर डिकम्पोजिशन है, और फिर रेस्पायरेशन है, उसके बाद एंड देन कंबशन है। ये हमारे कार्बन साइकिल के मेन स्टेप्स हैं। यानी कि हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि एक तरह से फोटोसिंथेसिस के ज़रिए हमारी कार्बन साइकिल स्टार्ट होती है। फोटोसिंथेसिस हमें अच्छी तरह पता है कि प्लांट्स के अंदर अपने फूड तैयार करने का जो एक प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। वहाँ से ये प्रोसेस एक तरह से स्टार्ट होता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पहुँचते पहुँचते डिकम्पोजिशन और रेस्पायरेशन के थ्रू ये कंबशन तक पहुँचता है, और कंबशन में से पहुँचने के बाद ये वापसी हमारी एटमॉस्फेयर में आता है, और वापसी एटमॉस्फेयर को मिलकर ये साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब इन चारों पार्ट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। कार्बन मूव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू प्लांट्स। सबसे पहले कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट्स तक जाता है। इन द एटमॉस्फेयर वेयर कार्बन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन इन अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले जब ये प्लांट में जाता है तो ये पहले ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़कर जाता है, जो हमारे पास नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कहलाती हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पुल्ड फ्रॉम द एयर टू प्रोड्यूस फूड मेड फ्रॉम कार्बन फॉर प्लांट ग्रोथ। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, ये प्लांट्स के लिए वो है फूड प्रोसेस का काम करती है, और प्लांट के फूड के अंदर नहायत ही अहम रोल प्ले करती है। कार्बन मूव्स फ्रॉम प्लांट टू एनिमल्स थ्रू फूड चेन। हमने फूड चेन का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी तरह समझ रखा है कि अब जो कार्बन था वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हुआ था वो एनिमल्स में ट्रांसफ़र होता है फूड चेन के जरिए। यानी कि एनिमल जो है वो प्लांट को ईट कर लेते हैं, जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। That carbon that is in the plant moves to the animal that ate them. Animals that eat other animals get the carbon from their food too.
अब यहाँ पे फूड चेन के ज़रिए जो है हमारा कार्बन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है कि पहले प्लांट ने उस चीज़ को, उस कार्बन को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद एक एनिमल ने उस प्लांट को ईट कर लिया, उसके बाद फिर उस एनिमल को किसी दूसरे सेकेंडरी कंज्यूमर ने ईट कर लिया। तो अब कार्बन जो है वो प्लांट से पहले गया प्राइमरी कंज्यूमर में, उसके बाद चला गया सेकेंडरी कंज्यूमर में। कार्बन मूव्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल टू सॉइल व्हेन plants and animals die, their bodies, wood and leaves decay, bringing the carbon into the ground. Some is buried and will become fossils fuels in millions and millions of the years. अब यही प्लांट्स, यही जानवर की अगर कंडीशन चेंज हो जाए कि वो किसी भी वजह से मर जाएं, तो उनकी बॉडी जो है वो एक प्रोसेस से गुजरती हैं जिनको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, जो कि हमारे इसका एक सेकेंड पार्ट या प्रोसेस था। अब डिकम्पोजिशन जो माइक्रोब्स करते हैं उसके ज़रिए भी CO2 या कार्बन को हवा में या सॉइल में किया जाता है रिलीज़। और कुछ जो हैं वो बहुत ही नीचे या एक प्रोसेस है ज़मीन के काफ़ी नीचे पहुंच जाते हैं जो फॉसिल्स बन जाते हैं, और ये फॉसिल जो हैं बहुत लाखों साल तक आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होते रहते हैं और नीचे ये ज़मीन में फ्यूल बन जाते हैं। जो खाम तेल या क्रूड ऑयल जो हमारी सॉइल से या हमारी डेप्थ से या हमारी अर्थ से हमको मिलता है, वो इसी कार्बन की चेन का और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का निहायत अहम हिस्सा होता है। कार्बन मूव्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स टू द एटमॉस्फेयर। ईच टाइम यू एक्सहेल you are releasing carbon dioxide gas into the atmosphere. Animal and plants need to get rid of carbon dioxide through a process called respiration. जी बिल्कुल, अब थर्ड प्रोसेस पे हम पहुंच गए हैं, वो है हमारा रेस्पिरेशन। कि अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने से पहले या वो अगर डिकम्पोजिशन या वो डिकम्पोज नहीं होते, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे होते हैं, वो है रेस्पिरेशन। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन के साथ दूसरी चीज़ें या दूसरी गैसेस को अपने अंदर इनटेक करते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि उस सांस को जब बाहर निकालते हैं तो हम अपनी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर या रिलीज़ कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। और इस प्रोसेस को एक्सहेल कहते हैं यानी कि सांस का बाहर निकालना, और बियोलॉजिकली हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। कार्बन मूव्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू द एटमॉस्फेयर व्हेन फ्यूल आर बर्न। व्हेन ह्यूमंस बर्न फॉसिल फ्यूल्स टू पावर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, cars and trucks, and most of the carbon quickly enters to the atmosphere as a carbon dioxide gas. अब जो फॉसिल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेथ हो चुके थे या उनकी डेथ वाकई हो चुकी थी या वो मर चुके थे और वो फॉसिल से फ्यूल में कन्वर्ट हो गए थे, हम ह्यूमंस उनको उस फ्यूल को हम ज़मीन से निकालते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसमें से पेट्रोल डीजल वगैरह उसमें से सेपरेट करते हैं और उनको अपनी मुख्तलिफ कामों में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे पावर प्लांट्स हैं, हमारे कार ट्रक्स वगैरह, हम इसके अंदर पेट्रोल वगैरह ऐड करते हैं। तो अब जब वो फ्यूल जो है वो बर्न होता है या वो कंबशन के प्रोसेस में जाता है, जब वो जलता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में वापसी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। यानी कि जो गाड़ियों में से धुआं निकल रहा होता है वो फ्यूल बर्न होता है जिसको कंबशन कहते हैं। उस कंबशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को पहुंच रही होती है। ईच ईयर 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इज रिलीज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। हर साल 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन जो है वो हम बर्न करते हैं सिर्फ फ्यूल की शक्ल के अंदर। यानी कि पूरे हम अगर अर्थ की बात करें तो 5 बिलियन टन जो है हमारे यहाँ मुख्तलिफ शक्ल में पेट्रोल डीजल या कोई भी ऐसा लिक्विड फ्यूल जो है हम उसको बर्न करते हैं और अपनी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ऑफ द मैसिव अमाउंट 3.3 बिलियन टन स्टेज इन द एटमॉस्फेयर। इस 5.5 में से 3.3 बिलियन हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाती, यानी कि उसको प्लांट कंज्यूम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द
रिमाइंडर बिकम्स डिजॉल्व इन सी वाटर। अब जो उसमें से थोड़ी बहुत बचती है वो हमारे सी वाटर, इस समंदर के पानी में डिजॉल्व हो जाती है। कार्बन मूव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ओशन एंड द other bodies of water absorb some carbon from the atmosphere. The carbon is dissolved into the water. अब कार्बन जो है वो हमारे मूव करती है एटमॉस्फेयर से लेके ओशन में, और ये ओशन जो है और जो दूसरी बॉडीज़ हैं जैसे पानी वगैरह, वो जो है कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं एटमॉस्फेयर से। द कार्बन इज डिजॉल्व इनटू द वाटर, और उसके बाद जो है कार्बन जो है वो मुख्तलिफ कंपाउंड की शक्ल के अंदर जो है आपकी ओशन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बच्चों ये इसको हम थोड़ी डायग्रामेटिकली तौर पे समझते हैं कि ये CO2 साइकिल किस तरह हमारे पास चल रही है। कि CO2 साइकिल जो एटमॉस्फेयर में हमारे मौजूद होती है, आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट पर अपने देख सकते हैं कि पहले सनलाइट और CO2 के ज़रिए प्लांट ने अपना फूड तैयार किया, CO2 एब्जॉर्ब करी प्लांट ने और उस सब ने फूड तैयार किया। उसके बाद एक एनिमल ने उस प्लांट को खा लिया। जब एनिमल ने उस प्लांट को ईट कर लिया तो ईटिंग के दौरान उसने रेस्पायरेशन स्टार्ट करी, जो वो खाने से पहले भी कर रहा था, जाहिर सी बात है। तो उस रेस्पायरेशन के दौरान, उस सांस लेने के दौरान वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड हवा में रिलीज कर रहा था। उसके बाद जब उसने अपना डेड मैटर, अपना वेस्ट जो है वो रिलीज आउट किया अपनी बॉडी में से, अपनी फीस्ट को आउट किया अपनी बॉडी में से, तो वो डेड मैटर जो है वो सॉइल के अंदर चला गया। अब वो जो है मुख्तलिफ फंगस वगैरह ने उसको डिकम्पोज किया और सॉइल का हिस्सा बना लिया। एक तरफ तो कार्बन इस तरह पहुंच गया। अब वो जानवर आगे चलता हुआ चला गया, उसको किसी दूसरे जानवर ने ईट कर लिया। जैसे शीप था, शीप को अब लायन ने ईट कर लिया। अब लायन जब डेड हो गया या वो मर गया तो वो डिकम्पोज होने के बाद, वो एक प्रोसेस से होने के बाद वो फॉसिल या फ्यूल के अंदर बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ज़मीन के नीचे फ्यूल की शक्ल में तब्दील हो गया। यहाँ पर अब क्या हुआ कि दिन के टाइम CO2 प्लांट ने एब्जॉर्ब करी और रात के टाइम प्लांट ने ही उसको रेस्पायर कर दी, यानी कि अपनी बॉडी से रिलीज कर दिया। यहाँ पर एनिमल्स भी CO2 अपनी बॉडी में से एक्सेल आउट कर रहे हैं। अब उस फ्यूल का क्या हुआ? वो फ्यूल जो है हमने उसको अपनी सॉइल से या अपनी ज़मीन से निकाला, उसको प्रोसेस किया और अपनी फैक्ट्रीज़ में उसको बर्न किया। जो फैक्ट्रीज़ का धुआं था वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकला और वापसी हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये वापसी प्लांट को मिल जाए और ये सब चीज़ें हो जाएं, लेकिन नेचर ने बड़ा एक अच्छा हमारे साथ अब तक फ़िलहाल फेयर किया हुआ था कि जितना अमाउंट प्लांट्स को इन चीज़ों को चाहिए वो तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बाकी CO2 कहाँ जाता है? फिर उस बहुत सारे CO2 में से भी थोड़ा सा हिस्सा प्लांट लेते हैं और थोड़ा सा हिस्सा ओशन जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा हमारी CO2 अभी भी एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है, जो कि हमारी कई बीमारियों और हमारे क्लाइमेट को ख़राब करने में या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम रोल प्ले करता है। दुनिया ज़रूर से ज़्यादा गर्म हो रही है। टेम्परेचर आप अगर देखें तो दुनिया का मौसम अब चेंज हो रहा है। गर्मियाँ ज़रूर से ज़्यादा पड़ती हैं, सर्दियाँ ज़रूर से ज़्यादा आ जाती हैं। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। क्यों? हमारी जो अर्थ की बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड नहायत ही ज़्यादा हो गई है। जबकि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग और कई सारे ऐसे एनिमल्स को ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ O2 यानी कि ऑक्सीजन की, जो कि हवा में नहायत ही कम तौर पर मौजूद है। सिर्फ एक वाहिद ज़रिया हमारे पास है कि हम प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने एटमॉस्फेयर में लगाएं ताकि वो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें। और हमें चाहिए कि हम अपने इस फ्यूल्स के ऑल्टरनेट्स को भी तलाश करें और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एटमॉस्फेयर में ज़रूरत से ज़्यादा है उसको एक लेवल पर लेकर आएँ, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कार्बन जो है हमारी बॉडी का नहायत ही अहम पार्ट है। तो हम इसको मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। जी हाँ,
लेकिन हम उसको एक हद तक जो है वो कम कर सकते हैं कि वो हमारे लिए नुकसानदेह ना बने. In the end, my dear student, I hope everything I've taught in this lesson is very clear. I hope revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khair.